गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेरिडोफाइटा के वर्ग लाइकोप्सिदा के सामान्य लक्षणों व उसमें पाए जाने वाले विभिन्न पादपों के उदाहरणों को समझेंगे व उनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि हमने पिछले क्लास में टेरिडोफाइटा की क्लास साइलोप्सिडा व उसके उदाहरणों के बारे में चर्चा की थी व उसके मुख्य लक्षणों के बारे में चर्चा की थी। आज हम लाइकोप्सिडा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके कुछ सामान्य फीचर्स इस प्रकार हैं। लाइकोप्सिडा वर्ग का विकास पेलियोजोइक महाकल्प के डिवोनियन काल में हुआ था व कार्बोनिफेरस काल में ये पृथ्वी पर प्रमुख वनस्पति के रूप में विद्यमान थे। सामान्यतया हम इस वर्ग के पादपों को क्लब मॉसेस के नाम से भी जानते हैं। इनका बीजाणुद्भिद पादप जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित होता है। विदित रहे कि इसकी पिछली क्लास साइलोप्सिडा के जो पादप हैं उनका बीजाणुद्भिद मूलाभास, तना एवं स्केली पत्तियों में विभेदित था, न कि जड़, तना एवं पत्तियों में। ये एक मुख्य बात है, एक मुख्य अंतर है। इस पादप के सभी भागों में, इस वर्ग के पादपों के सभी भागों में संवहन उत्तक अर्थात वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, अर्थात जड़, तना एवं पत्ती तीनों में संवहन उत्तक यानी कि जाइलम व फ्लोएम उपस्थित रहता है। और हमें पता है कि जाइलम व फ्लोएम पूर्णतया विकसित नहीं है। किस प्रकार से विकसित नहीं है? क्योंकि जाइलम के अंदर वेसल्स व फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। क्लब मॉसेस लघुपर्णी माइक्रोफिलस होते हैं, छोटी पत्तियों वाले पादप हैं। हमें पता है कि टेरिडोफाइटा में लघुपर्णी व गुरुपर्णी दो प्रकार के पादप आते हैं और ये जो पादप है क्लब मॉसेस है वो लघुपर्णी होते हैं। क्लब मॉसेस की पत्तियों में केवल एक मध्य शिरा उपस्थित होती है। सामान्यतया पत्तियां सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती हैं। पत्तियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ग के कुछ पादपों जैसे सिलेजिनेला की पत्तियों पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम लिग्यूल कहते हैं। और इस लिग्यूल पर कई सारे प्रश्न हर साल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण टर्म है जो कि जब हम सिलेजिनेला पादप का विस्तार से अध्ययन करेंगे तब इसे डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि इस वर्ग के पादपों में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है पत्तियों के ऊपर, जिसे लिग्यूल कहा जाता है। इन पादपों में प्राय ठोस रम प्रोटोस्टील पाया जाता है। क्योंकि ये प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स हैं, इनमें प्रिमिटिव यानी कि सबसे पहले प्रकार का स्टील पाया जाता है। हमें पता है कि ठोस रंभ या प्रोटोस्टील सबसे प्रिमिटिव प्रकार का, पुराने प्रकार का रंभ है जो कि इस प्रकार के पादपों में मिलता है। सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है, परंतु आइसोइटिस एक अपवाद है। यह भी एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कि उस पादप का नाम बताइए जिसमें द्वितीयक वृद्धि होती है। हमें पता है कि एनुअल प्लांट्स होते हैं और इनमें द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती हैं, परंतु आइसोइटिस में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। लाइकोप्सिडा में ट्रोपोफिल्स अर्थात जो वह पत्तियां जो भोजन निर्माण करती हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस करती हैं, व स्पोरोफिल्स जो बीजाणुधानी को धारण करती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं। हमने देखा था कि साइलोप्सिडा क्लास में ट्रोपोफिल्स व स्पोरोफिल्स अलग अलग नहीं होती हैं। ट्रोपोफिल्स वॉशपर पादप पर पाई जाती हैं, उनका काम है भोजन का निर्माण करना। स्पोरोफिल्स का निर्माण केवल जनन के समय होता है। स्पोरोफिल्स पादप के शीर्ष पर संगठित होकर शंकु या स्ट्रोबिलस का निर्माण करती हैं। क्लब मॉसेस के शंकु ढीले व छोटे होते हैं। छोटे शंकु होते हैं जो कि शाखाओं के शीर्ष भाग के ऊपर पाए जाते हैं। स्पोरोफिल्स पर स्पोरेंजिया पाई जाती है। बीजाणु पर्णों पर बीजाणुधानियां स्थित होती हैं और बीजाणुधानी में बीजाणु
बीजाणु मात्र कोशिकाओं में बनते हैं। और ये सभी प्रकार ये बीजाणु अधिकतर इस वर्ग के पादपों के अधिकतर पादप समबीजाणुक हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम। लेकिन अपवाद स्वरूप सिलेजिनेला एक ऐसा पादप है जिसमें हेटेरोस्पोर यानी कि विषम बीजाणुकता पाई जाती है। ये एक महत्वपूर्ण पादप है जिसका अध्ययन हम अलग से करेंगे विस्तार से। इस पादप का महत्वपूर्ण योगदान बीज स्वभाव में भी है। सिलेजिनेला का योगदान है बीज स्वभाव देने में। इसका अध्ययन हम अलग से विस्तार से करेंगे। कुछ सामान्य उदाहरण जो इस प्रकार इस वर्ग में आते हैं, जैसे लाइकोपोडियम, इसका सामान्य नाम है क्लब मॉस। आइसोइटेस, जिसे हम सामान्यतः क्विल वर्ट के नाम से भी जानते हैं, और हमने देखा था आइसोइटिस में सेकेंडरी वृद्धि द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। सिलेजिनेला ये महत्वपूर्ण पादप हैं जिसको हम सामान्यतः लिटिल क्लब मॉस और स्पाइक मॉस अथवा रिसरक्शन प्लांट, हिंदी में इसे हम पुनर्जीवित पादप के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिलेजिनेला पादप ऐसा लगता है कि ये मर के पुनः जीवित हुआ है, इसलिए इसे पुनर्जीवित पादप भी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कम पानी में सर्वाइव नहीं कर पाता है और ये बिल्कुल पानी या तालाब या नदी के आसपास होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब तालाब या नदियां या पोखर सूख जाते हैं तो ये तो होते हैं किनारे के ऊपर, और पानी जब श्रिंक हो जाता है, बिल्कुल बीच में आ जाता है और साइड में पानी कम हो जाता है गर्मियों में, तब ये पादप खुद को एक गोल गेंदनुमा आकृति में तब्दील कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, सूख करके एक गोल गेंदनुमा आकृति बना लेते हैं, एकदम सूख जाते हैं। परंतु ये पादप मरते नहीं हैं और जैसे ही बारिश होती है, मानसून आता है, ये पुनः हरे हो जाते हैं और फैल जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पादप मर के पुनः जीवित हुआ है। अतः इस प्रकार के पादपों को हम पुनर्जीवित पादप कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पादपों की पत्तियों पर हमने देखा था कि विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। पत्ती के ऊपर एक छोटी पत्ती जीभ जैसी संरचना, जिसे हमने नाम दिया है लिग्यूल, और उस लिग्यूल के अंदर विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, ग्लोसोपोडियल सेल्स, और उन सेल्स के अंदर पानी को रिजर्व करने की क्षमता, स्टोर करने की क्षमता पाई जाती है। उसी क्षमता के आधार पर ये अपनी पानी की कमी को पूरी करते हैं या पानी की जरूरत को पूरी करेंगे जब ये सूख के गोल गेंदनुमा हो जाते हैं, और जब जैसे ही इनको पानी मिलता है पूर्णतया, फिर पूरा पादप जो है वो हरा हो जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है सिलेजिनेला का, पुनर्जीवित पादप कहते हैं। इस पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अगला उदाहरण है सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। इसे हम संजीवनी भी कहते हैं, संजीवनी की संज्ञा दी गई है। और एक और प्लांट है लेपिडोडेंड्रॉन, जो कि एक जीवाश्म पादप है जिसका सामान्य नाम है जाइंट क्लब मॉस। इसे हम जाइंट क्लब मॉस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि बहुत बड़ा पादप होता है, और क्लब मॉस इस वर्ग के पादपों को हम कहते ही हैं, इसलिए इसका नाम है जाइंट क्लब मॉस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे जो इस वर्ग के पादप से संबंधित हैं। अगली क्लास में हम स्फिनोप्सिडा के महत्वपूर्ण लक्षण और उसके कुछ उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।